हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि तुम सभी देख ही सकते हो कि आज लेक्चर 9 ऑफ चैप्टर लाइट ऑफ क्लास 10 सीबीएसई लेकर मैं आ गया हूं। तो आज लेक्चर 9 है। लेक्चर 8 तक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें लाइट के बहुत ही सारे कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं और जाना कल वाला लेक्चर तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूं। लास्ट में कुछ विजुअलाइजेशंस भी दिया हूं जिसमें मैंने तुम्हें करके दिखाया है कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो कल वाला लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। तो अब लाइट का 9th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, बस तुम्हें ये बताना है कि क्या कहते हैं, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और फिर लेंसेज पे हम जाएंगे। शायद आज लेंस ना हो पाए, पर कल लेक्चर 10 इस चैप्टर का एंड लेक्चर होगा, ये मेरी गारंटी है। और आज का लेक्चर हो सकता है लंबा हो, 30 या 40 मिनट का भी हो सकता है। रीजन यही है कि क्या कहते हैं, कोर्स कंप्लीट करना जल्दी से, ये चैप्टर यार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैं ले आ रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। स्ट्रेटेजी इस चीज की कि मैं वीडियोस तुम्हें किस तरीके से दूंगा और जो नोट्स तुम लोग को मिल रही है। हाँ, मैंने कल एक कमेंट आया था, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि शोभित भैया से तुम लोग नोट्स ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स तो वो बहुत अच्छी दे ही रहे हैं, ऊपर से मैं जो बता रहा हूँ वो तुम्हें, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत ये जानकर अच्छा लगा। और नोट्स के लिए तुम वहीं जाओ। मेरी नोट्स अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक है, पर मेरी नोट्स से ज्यादा अच्छा तुम्हें वहां मिलेगा। यहाँ तो मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, पर उस नोट्स से, शोभित भैया के नोट्स से तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मेरे चैनल पर जाना, वहां पर मैंने फीचर करके रखा है उनका चैनल, तो वहां पर जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने नहीं किया, क्योंकि वहां तुम्हें जो मिल रहा है वो शायद इंडिया में सच में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। वो नोट्स प्रोवाइड की जा सकती है, पर उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक। और उन्होंने मेहनत की है तो उनका मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलना चाहिए। तो जाना और उनके चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक। नोट्स तुम डाउनलोड कर लेना, नोट्स वहीं से ले लो, ठीक है। मैं आज नोट्स के लिए नहीं कहूंगा कि मेरी नोट्स जाके डाउनलोड करो, क्योंकि मैं अपनी नोट्स से सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक। सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक। तो ठीक है, फिर चलो। अब एक और चीज, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक। टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लो। और इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, उस पर लेटेस्ट अपडेट्स रोज आती रहती हैं। शायद यूट्यूब पे तुम्हारे पास वीडियो की नोटिफिकेशन ना जाए, पर वहां पर जरूर चली जाएगी। चलो ठीक है, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉस, ठीक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है, उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, उस पे जो मिरर फॉर्मूला होता है वो भी किया है। तो जाना उन सबको देख लेना, उसके बाद ही इस पर आना, क्योंकि इस पे आओगे तो तुम्हें वहां के तो कोई मतलब उतना वो नहीं लगेगा, वहां के नॉलेज। तो तुम ये वीडियो देख लो, ये वीडियो तुम्हें समझ में आएगी, गारंटीड है समझ में आएगी। पर उसके पहले की वीडियोस भी देख लेना, आधा चैप्टर पढ़ के क्या मतलब है, ठीक है। तो चलो, आज का मेन टॉपिक है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा पहला लॉ सेम टू सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले लॉ के मतलब सेम ही है, कि जो तुम्हारी इंसिडेंट रे होती है, ठीक। जो तुम्हारी इंसिडेंट रे होती है, जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे होती है, यहाँ रिफ्रैक्शन होती है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो तुम्हारा नॉर्मल होता है, वो तीनों कहाँ लाई करते हैं, सभी को पता होगा, सेम प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक। तो पहला लॉ ये है कि क्या है, हाँ, कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये तुम्हारा पहला लॉ हो गया, ठीक। पहला लॉ ये हो गया, ये बहुत सिंपल लॉ है। नेक्स्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और उससे क्वेश्चन तो मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले वाले उसमें तो नहीं पूछा गया था, पर हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे 12th के पर्सपेक्टिव से, ठीक। वहां पर जब तुम्हारा रे ऑप्टिक्स तुम पढ़ोगे, तो वहां पर तुम्हें इसका बहुत ही अच्छा मतलब मिलेगा। अगर तुम्हें आगे साइंस लेनी है तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना है, ठीक। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। तो चलो चलते हैं हमारे, तो अब देखते हैं हमारा लॉ सेकंड, ठीक। तो लॉ सेकंड हम इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और इसे स्नेल्स लॉ क्यों कहते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और इसे स्नेल्स लॉ कहने का मेन रीजन है कि जो हमारे सर स्नेल थे, ठीक। सर स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, उन्हें ही हम मतलब उन्हीं के नाम पर हम इस लॉ को रखते हैं, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ है। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ आखिर, तो ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि स्नेल्स लॉ आखिर होता क्या है। तो स्नेल्स लॉ कुछ नहीं है मतलब कुछ है पर कुछ है, ठीक। देखो, सबसे पहले तो ये तुम्हारा इंटरफेस हो गया। इंटरफेस नहीं पता है तो पहले की वीडियो में देखो, द बाउंड्री बिटवीन द सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स इज कॉल्ड इंटरफेस। तो अगर जाएगा यहाँ पर ये नॉर्मल बनेगा, और ये नॉर्मल के टुवर्ड्स तुम्हारी बेंड हो जाएगी, अब सही, ठीक। तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, और ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ,
जो तुम्हारा इंसिडेंट रे का साइन होता है वो अपॉन इसका, ठीक। तो मैं तुम्हें यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो। तो तुम्हारा लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब मैं इसे बताता हूँ। तो देखो, ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल होता है, ये तुम्हारा एंगल आई हो जाएगा। ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, तो ये तुम्हारा एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आर हो जाएगा। तो जो तुम्हारा स्नेल्स लॉ है वो कहता है कि जो एंगल आई का साइन होगा, साइन ऑफ एंगल है, ठीक। साइन ऑफ एंगल है मतलब जैसे साइन थीटा होता है ना, तो अगर ये थीटा को हम आई मान रहे हैं, एंगल को हम आई कह रहे हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर is equal to constant is equal to refractive index, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखना था, मुझे लिखना था, क्या लिखना था पता है? मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मतलब नोटेशन होती है वो लिखनी थी, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है कि तुम उसको देखकर कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी मैं पहले नोटेशन तुम्हें बताऊंगा, इसके बाद फिर हम एक पूरा फॉर्मूला फिर से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नोटेशन के साथ, ठीक है। तो फिलहाल तुम इतना समझो कि ये क्या कह रहा है, ठीक। कांस्टेंट तक समझो कि sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो sin i by sin r क्या होगा, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल i टू द रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये चीज तुम्हारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दो मीडियम के बीच में हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो हम वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसे हटा दें तो ये और ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो चलो पहले इसे लाइन से समझते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक। कहना क्या चाहते हैं मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो हमें कहना ये चाहते हैं हम कि साइन आई, पहली बात तो मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैनर में तुम्हें लिख के बता देता हूँ। ये अगर हम यहाँ पर इसे ऐसे सेपरेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर अब ध्यान देना, ठीक। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसलिए यहाँ ध्यान जरूर देना। तो हम कहना ये चाहते हैं कि साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मान लिया भाई, मान लिया तुम्हारा कांस्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, मानेंगे भी। और जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी दो मीडियम के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक। अगर ये मीडियम 1 और मीडियम 2 है तो ये कोई भी दो मीडियम हो, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसे किसी भी दो मीडियम के बीच में कैसे लिखते हैं, अब इतना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं लिखेंगे ना, तो हम इसे दो तरीके से लिखते हैं। तो तुम कोई भी दो तरीका यूज कर सकते हो, तुम्हें बुक्स में वो दोनों तरीके मिलेंगे। हो सकता है कुछ बुक्स में पहला तरीका और दूसरे में, देखो पहला ये होता है एन से और दूसरा होता है तुम्हारा म्यू से। ये म्यू है, ठीक, ये यू नहीं है, ये म्यू है। ऐसे करके यू की थोड़ी पूंछ ऊंच निकाल देते हैं तो उससे वो म्यू बन जाता है। यू की पूंछ, देन इट कन्वर्टेड इनटू म्यू, ठीक। यू की जब तुम पूंछ निकाल दोगे इस तरीके से, पूंछ ऐसे, तब ये म्यू बन जाएगा, ठीक। तो अब अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 के बीच में बता रहे हो तो दो तरीके से हो सकता है। एक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो दोनों मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, पर वो कांस्टेंट होगा। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1 के रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये 1 का किसी और के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, 2 का भी किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो वो सब हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो तुम्हारा n है, ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। इससे मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था और तुम भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसे ध्यान से सुनना और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो देखो क्या कंफ्यूज होने वाली बात है कि अगर तुम्हें दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेफ लिख रहा हूं तुम समझ लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू, अब लंबा सा विथ WITH रिस्पेक्ट टू नहीं लिखूंगा मैं, डॉट लगा रहा हूं, ठीक, समझ लेना, ठीक, WRT विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक, मीडियम 2। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट तुम एक लेटर में कैसे डाल दोगे, ठीक, कैसे डालोगे तुम?
तो ये होता है तुम्हारा, अगर ये तुमको डालना है तो तुम लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब मैं इसे यहाँ बड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें शायद नहीं दिख रहा होगा, वैसे दिखना तो चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, मान लो वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी आ रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ बड़ा लिख दे रहा हूँ, एन ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो उससे हमेशा तुम्हें ऊपर रखना है। ठीक, यही होता है ना, अगर तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम्हें ऊपर रखना है उसे, तो तुम्हें 2 को ऊपर रखना है, क्योंकि तुम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बता रहे हो। ये एक तरीका मैंने मतलब इसी तरह याद किया था, तुम भी इसी तरह ही याद करो मेरे हिसाब से, कि जिसकी तुम रिस्पेक्ट करोगे उसको तुम ऊपर ही रखोगे। ठीक, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक, अगर तुम्हें लिखना होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जिसकी तुम रिस्पेक्ट करोगे उसको हमेशा ऊपर ही रखोगे। जैसे तुम अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम उन्हें हमेशा सबसे ऊपर रखते हो, उसी तरह तुम यहाँ 1 की रिस्पेक्ट करो और 1 को 2 से ऊपर रखो। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीका लगा होगा। अगर तुम इससे कंफ्यूज होते होगे तो अब नहीं होगे, ये गारंटी है। ठीक है, याद रखना कि अगर तुम्हें किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो उसे ऊपर रखना है, सिंपल। तो अब हमने ये जान लिया, अब इसे मैं हटा देता हूं। अब हमने ये जान लिया है कि जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना है उसे ऊपर रखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख रहे हैं तो हम इसे n ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख सकते हैं। और हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कहीं कहीं म्यू यूज किया जाता है, कहीं कहीं n यूज किया जाता है, तो वो तुम अपने से देख लेना किस बुक में क्या यूज किया गया है। स्मार्ट टीचर कुछ और यूज कर सकते हैं, हो सकता है तुम्हारे कोचिंग के टीचर म्यू यूज करें और तुम्हारे स्कूल के टीचर n यूज करें, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम में भी तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, आखिर एग्जामिनर इतना पढ़ा लिखा तो है ही, कॉपी चेक कर रहा है तो उसको पता ही होगा कि म्यू और n दोनों एक चीज है। तो ठीक है, समझ लिए, एकदम अच्छे से तुम्हें ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें ये नोटेशन भी बता दिया, मैं ज्यादातर n यूज करता हूँ और मैं n ही यूज करूंगा क्योंकि मुझे n ज्यादा सही लगता है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि n इज कांस्टेंट। ठीक, और हम इस n को 1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी 2 के रिस्पेक्ट में 1 लिखते हैं, तो n ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इसके बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से लिख रहे हैं मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया भाई, मान लिया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को हम जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, यानी जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए ना। हाँ, हुए ना। मुझे करने में बहुत मजा आता था यार, मतलब जब कोई दो चीज एक दूसरे के इक्वल हो जाती थी, मतलब जब कोई एक चीज किसी के इक्वल है, वो दूसरी चीज भी उसके इक्वल है, तो वो दोनों चीज एक दूसरे के इक्वल, मतलब ए बी का फ्रेंड है, सी भी बी का फ्रेंड है, तो ए और बी भी एक दूसरे के फ्रेंड हुए। ठीक है, तो नहीं, ए और सी एक दूसरे के फ्रेंड हुए, वही चीज है। तो ये इसके कांस्टेंट है और ये भी इसके कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल। ठीक, तो मतलब साइन आई अपॉन साइन आर is equal to n of medium 1 with respect to 2। तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, n of medium m, तो n of medium 1 कुछ भी हो सकता है ना। जैसे तुम अगर ग्लास और वाटर के बीच में देख रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो वही चीज है कि यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और यही तुम्हारा स्नेल्स लॉ भी होता है। मतलब स्नेल्स लॉ तो बेसिकली ये है कि जो तुम्हारा साइन आई बाय साइन आर होगा, ये तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा साइन वो क्या है, क्या कहते हैं इसको, वो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है बेसिकली, कि जो साइन आई होगा अपॉन साइन आर होगा, अपॉन होगा, ठीक, इक्वल नहीं कर देना है कहीं भी। ठीक, अपॉन होगा, ठीक, तो अपॉन जो होगा वो इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट है, तो तुम चलो आगे पढ़ोगे, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तुम अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो कि साइन आई इज इक्वल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तुमने अभी नहीं देखे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या होता है, पर तुमने ये जान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना कैसे है। ये चीज बहुत कंफ्यूज आती है, तो इसे एकदम अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक, कि जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना है उसे हमें ऊपर रखना है। ठीक है, तो चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक तुमने बोर्ड पर देख ही लिया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब भाई हम इतनी देर से देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मतलब इक्वल इक्वल सब कर लिए, तो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या होता है, ये किस खेल की मूली है जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही अच्छी खेल की मूली है
और एकदम ताजी मूली है जिसे तुम्हें एकदम अच्छे से खाना मतलब याद रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे मैं बहुत ही दिन से पढ़ाना चाहता था, मैं इसका इंतजार कर रहा था क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता था इन द चैप्टर ऑफ लाइट, इन द होल चैप्टर ऑफ लाइट। तो आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए था क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते थे, न्यूमेरिकल्स करने में मजा भी बहुत आता था, और मैं इसको मतलब ये जो तरीका ढूंढा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का, पहले तो बहुत कंफ्यूज हुआ, बहुत गुस्सा लगती थी, पर जब मैं इसे लिखना सीख गया तो मुझे फिर मजा आने लगा और बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। तुम्हें भी मजा मैं दिलाऊंगा, मजा आएगा तुम्हें करने में, मेरे पास आए हो तो कुछ सीख कर ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की जो कि डिसाइड करती है कि लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा शायद सर के ऊपर से गया होगा पर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। ये अगर एक मीडियम है, ठीक, मतलब एक इंटरफेस है दो मीडियम के बीच में, मान लीजिए मीडियम 1 है। अब हम मीडियम 1 और मीडियम 2 से ही चलेंगे, ठीक, इससे तुम्हें समझने में ज्यादा दिक्कत हो मतलब आसानी होगी, क्योंकि अगर देखो हम एयर और ग्लास लेंगे तो वाटर तुम्हारा गुस्सा आ जाएगा, ठीक, और अगर हम ग्लास और वाटर लेंगे तो तुम्हारा एयर गुस्सा जाएगा, एयर और वाटर लेंगे तो ग्लास गुस्सा जाएगा। तो किसी को गुस्सा दिलाने से क्या मतलब है, ठीक है। किसी को हम गुस्सा नहीं दिलाएंगे, हम मीडियम 1 और 2 ले चलेंगे, वहां तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मीडियम 1 में अगर कोई लाइट ऐसे आती है इस तरीके से, और फिर वो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाओ और फिर इसे ऐसे करके ऐसे बेंड कर दो, तो देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, इसका मतलब कि डेंसर मीडियम है, ठीक, और ये एयर मीडियम है। तो यहाँ पर तुम्हारी लाइट इतनी बेंड हुई, तो ये क्यों हुआ, आखिर कौन डिसाइड करता है कि लाइट कितनी बेंड होगी। तो जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है बेंडिंग ऑफ लाइट के, कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, या कितनी लाइट बेंड होगी, उस प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सिंपल है, एकदम क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ इतना सोचने वाली बात नहीं है। बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट नहीं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिसाइड करती है कि लाइट किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाने में, मतलब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पर कितनी बेंड होगी, ये डिसाइड करती है ये डिसाइड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो एक और पॉइंट इसमें, मतलब अगर तुम इसको देखो तो इसमें इस तरह लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is that property of the medium which denotes or decides the bending capacity of light passing through itself। तो ये तुम्हारी बुक की डेफिनेशन है, ठीक है, अपने से बना के लिख सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि रटना बिल्कुल गलत है, रटना मना है, ठीक। तो चलो, मतलब हमारे मैं सोच रहा हूँ कि एक हैश टैग लगा दूं कि हैश टैग रटना मना है, ठीक, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट चीज। द मीडियम हैविंग लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंसिडर्ड टू बी द रेयरर मीडियम इन विच बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। तो सुनो, अब इसे अच्छे से देखना, ठीक। तो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जान लिया आखिर क्या होता है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो तुम्हें कुछ देता भी होगा, मतलब कुछ बताता होगा किसी मीडियम के बारे में, ठीक है। तो ये बताता है कि उसमें लाइट कितनी बेंड होगी। तो अब मान लो कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं उसे एन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक, समझ लेना। किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम है। मीडियम विद लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा कम है। तो बताओ कि उसकी मतलब उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, वो रेयरर मीडियम होगा कि डेंसर मीडियम होगा। सोचो थोड़ा, मतलब एक बार अपने माइंड में ये क्वेश्चन लाओ कि भाई अगर किसी मीडियम, पहले हमने ये देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है जो डिसाइड करती है कि लाइट कितनी बेंड होगी। तो चलो ठीक है, तो अगर हम ये करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है किसी मीडियम का, तो उसमें चलो ठीक है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन और इजी कर देता हूँ। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये होगा कि अगर मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो उसमें लाइट की स्पीड तेज होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। कमेंट में मुझे चाहिए इसका क्वेश्चन, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इसका कमेंट में आंसर जरूर करेगा अभी जाकर, ठीक। मैं अभी बताऊंगा, तो अब आंसर सुन के तुम मत बताना, ठीक। अभी जाओ कमेंट करो, ठीक है, जाओ अभी कमेंट करो, और उसके बाद मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही क्या क्या होगा, ठीक है। तो जाओ कमेंट करके आओ, वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा 1-2 सेकंड रुक जाता हूँ, ठीक है। तो जाओ, तो चलो देखते हैं। उम्मीद है तुम लोग कमेंट किए होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा तो इसका मतलब है कि लाइट वहां पे जूम तेज से ट्रेवल करेगी, जल्दी ट्रेवल करेगी, क्योंकि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये डिसाइड करता है कि लाइट कितनी बेंट होगी। तो यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट कम बेंट होगी,
और कल हमने क्या पढ़ा था कि लाइट की स्पीड जितनी कम हो जाएगी वो उतनी ज्यादा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी, और जितनी तेज होगी वो उतना नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। तो जाहिर बात ये ऐसे बेंड हुई है, ऐसे मतलब ये ऐसे आ रही थी, ऐसे बेंड हुई है, इसका मतलब कि यहाँ डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम हो गई है। बाहर जैसे ही इस मीडियम निकलेगी वैसे ही ऐसे हो जाएगी, यानी कि तेज हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो यही प्रॉपर्टी है। तो यानी कि जिसका रिफ्रैक्ट मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा उस मीडियम में लाइट बहुत ही ज्यादा तेज। तो यही यही पॉइंट है जहां से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा मीडियम रेयर होगा। कोई दो मीडियम के बीच में हम कंपैरिजन कहते हैं। तो अगर हमने कहा कि ये रेयर नहीं है, ये डेंसर है, और ये डेंसर नहीं है, रेयर है, तो हमने क्या सोच के कहा? कुछ देखा होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, तभी हमने कहा। तो हमने यही देखा कि भाई यहाँ पर लाइट की स्पीड तेज है और यहाँ कम है। और अगर हम नहीं भी पता कर पाते, हमें सिर्फ ये बता दिया गया होता कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है, ठीक, तो हम ये समझ जाते कि भाई यहाँ पे लाइट ज्यादा बेंड होगी, यानी कि उसकी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और यहाँ पर लाइट कम बेंड होगी, मतलब यहाँ पे बेंड नहीं हो रही, यहाँ से तो मीडियम चेंज हो जाती है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, अब तुम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे, मुझे पता है। तो चलो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमने देख लिया, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी देख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिनोट करता है ये भी देख लिया। तो अब बचा क्या? अब क्या देखना है? अब सब देख चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एक और चीज देख लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? लाइट की स्पीड भी धीरे धीरे होगी और लाइट की बेंड भी ज्यादा होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये तुम्हें बताया है, मुझे भी बहुत खुशी होती है तुम्हें बताने में। और तुम्हें जब तुम लोग कमेंट करते हो तो बहुत और ज्यादा खुशी होती है, ठीक, और मोटिवेशन मिलता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं लेकर आऊं, और लेकर आने भी वाला हूं, तो उसके लिए रेडी रहना। ठीक, कल के लेक्चर के बाद नेक्स्ट डे, मतलब कल के बाद परसों, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लाइव सेशन में रखने वाला हूँ। तो उस लाइव सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हम अपने आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, आगे के लेक्चर्स हम कितनी ज्यादा ब्रीफ और बेस्ट मैनर में करेंगे, भैया के नोट्स के साथ। कौन भैया पता है ना, तुम लोग सभी जानते हो, शोभित भैया की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर तुम लोग नहीं जानते हो वो कौन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिंक डाल दूंगा, और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ना डालूंगा तो तुम मेरे चैनल पर जाना, वहां पर साइड में या फिर चैनल्स के सेक्शन में तुम्हें दिखेगा कि वहां पर फीचर्ड चैनल में, चैनल का सेक्शन रहता है ना, जैसे होम रहता है, वीडियोस रहता है, प्लेलिस्ट रहता है, उसका चैनल्स रहता है, तो उसमें मैंने उनका चैनल डाला है। तो वहां से जाकर तुम नोट्स ले सकते हो। वहां पर फिलहाल अभी मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री दे दी गई है और इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है, चैप्टर लाइट भी दे दिया गया है, तो वहां से जाकर लाइट की नोट्स डाउनलोड करो और फिर देखो फिर कितना मजा आता है तुम्हें। ठीक, तो तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हें भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं। तो अगली चीज ये है कि द मीडियम हैविंग लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब हमने देख लिया। मैक्सिमम मतलब कि जहां पर जिसकी जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगी वहां मिनिमम बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, और जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगी वहां मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई भी तुमसे पूछ सकता है और तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें रखा है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, goes from one medium to another medium, भले ही वो डेंसर से रेयर जा रहा हो या रेयर से डेंसर जा रहा हो, तो वहां पर क्या क्या चेंज होता है? तो वहां पर तुम्हारी लाइट की स्पीड चेंज होती है, ये तो नॉर्मल, ये तो सभी को पता है। लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। अब तुम पूछोगे भैया वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है, ठीक, लैम्डा से उसे डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ एक तरह से तुम कह सकते हो कि कलर ऑफ लाइट होता है, ठीक। तो जैसे अगर कोई लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम जाए तो उसके कलर पे फर्क पड़ता है। और तो ये दोनों चीज, ठीक है, ये दोनों चीज तुम्हारी चेंज होती है। अब बात आती है, ये तो सभी को पता होगा कि वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है। अगर तुमसे कोई पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? ठीक, एक बार ये भी कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक, ये सब मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे कमेंट करके मुझे बताओ कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पर जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जाओ कमेंट करो, और अभी तो मैं बताऊंगा ही, तो यार चीटिंग मत करो यार, इससे थोड़ा अपने लेवल के बारे में पता चलता है ना। तो मुझे पता है तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो अब जो स्पीड ऑफ वेवलेंथ होती है उस पर फर्क पड़ता है, पर जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, भले ही वो किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जा रही हो। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ लाइट,
सोर्स ऑफ लाइट पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव मतलब इसीलिए उस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई असर नहीं पड़ता। वो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यही होती है तुम्हारी एक तुम्हारा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हो तुम इसे। तो चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में जो एक मतलब वो होता है, रिलेशन होता है, वहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर देखो तुम्हें उस क्वेश्चन को करने में कितना मजा मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो अब हमें देखना है कि कैसे लाइट और मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको करके और देखकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो देखते हैं। तो सपोज करो कि एक मीडियम 1 है, ठीक, जैसा हम अभी तक सपोज करते आ रहे हैं, और एक मीडियम 2 है, और चलो ठीक है, पहले लाइट एक आती है रे, ठीक, ये तुम्हारा नॉर्मल है और ऐसे बेंड हो जाती है। तो देखो अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यानी रेयरर से डेंसर में गई, तो जाहिर सी बात है कि लाइट की वेलोसिटी चेंज हुई होगी। ठीक, लाइट की वेलोसिटी चेंज हुई होगी। तो चलो हम मानते हैं कि मीडियम 1 में तुम्हारी लाइट की वेलोसिटी v1 थी और मीडियम 2 में तुम्हारी लाइट की वेलोसिटी v2 थी। ठीक, हमने ये मान लिया है। तो जो तुम्हारा रिलेशन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मतलब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा, ठीक, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के बराबर होगा। तो ये है वो लेजेंडरी रिलेशनशिप जो कि बहुत ही ज्यादा काम आती है सारे न्यूमेरिकल्स में, आगे जो भी तुम करने वाले हो। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देख लो कि जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1 ऑफ मीडियम। तो अब देखो देख लो कि क्या कहते हैं, जैसे कि जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, वो मीडियम 1 की वेलोसिटी अपॉन मीडियम 2 की वेलोसिटी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुमने इसे गलत लिख दिया तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसके पहले जो तुम्हें लिखना सिखाया है वो तुम बहुत अच्छे से सीख लेना। ठीक है, अब जैसे अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो वहां पर जैसे 2 ऊपर है तो v2 by v1 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो ऊपर रहता है, मतलब जो 2 ऊपर है तो 2 ऊपर होगा, 1 नीचे है तो 1 नीचे होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लोग गलती कहाँ करते हैं, गलती यहाँ करते हैं कि वो इसे ही गलत लिख देते हैं। वो सोचते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। भाई जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो उसको नीचे क्यों रखोगे यार, गुस्सा नहीं जाएगा? या तो एक तो रिस्पेक्ट भी कर रहा है ऊपर से नीचे भी रख रहा है, ये थोड़ी होता है। तो वही कह रहा हूँ ना कि मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसको ऊपर रखोगे उसी की रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद 1 लिखते हो तो वेलोसिटी ऑफ 1 बाय वेलोसिटी ऑफ 2 ये लिखना है तुम्हें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 3 4 5 इंफिनिटी स्टार्स में लगा रहा हूं, इंफिनिटी। ठीक, इंफिनिटी पावर लगा दिया हूं तो अब तुम समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं है ये तो एक इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है वो देखना है। तो चलो चलो अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आखिर क्या होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत ही सिंपल चीज है, पर इसमें भी लोग गलती करते हैं, तो इसमें भी तुम्हें गलती नहीं करने दूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आखिर क्या होती है। तो हम एक केस लेंगे केस 1 और एक केस लेंगे केस 2। वैसे मैं इसे बिना स्केल के भी कर सकता था पर थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा सीधी लाइन खींचने के लिए स्केल ले आया। तो ये हो गया, ठीक, ये स्केल तो ये केस 1 सॉरी केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब यहाँ पर मैं एक केस 1 में एक वो बनाऊंगा और यहाँ पर मैं केस 2 में भी एक इंटरफेस बना देता हूँ। ठीक, इंटरफेस बनाने के बाद हम यहाँ से दो दो लाइट रेस गुजारेंगे, दो दो मतलब एक इधर से एक इधर से। तो यहाँ से ये लाइट आएगी और फिर यहाँ पर नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा और लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। यहाँ पर भी लाइट ऐसे आएगी, यहाँ नॉर्मल बनेगा और लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 जो भी है। ठीक, अब एक चीज देखो, यहाँ पर तुम्हारी लाइट की वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, जैसा हमने पहले किया। यहाँ v1 है और यहाँ v2 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। समझ गए, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो कि अब जब तुम्हारी लाइट रे ऐसे जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर अब तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो यहाँ पर हम विथ इसको मीडियम 1 कहेंगे और इसको हम मीडियम 2 कहेंगे, इसको हम मीडियम 1 कहेंगे और इसको हम मीडियम 2 कहेंगे। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 देखेंगे,
जो कि हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ 2 बाय वेलोसिटी ऑफ 1। यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखेंगे तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ 1 बाय वेलोसिटी ऑफ 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी तक तो बात एकदम क्लियर चल रही है, मीडियम सेम है, लाइट रे सेम है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट में चेंज हो गई है। यहाँ हम 2 को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहाँ हम 1 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक, दोनों को रिस्पेक्ट इसलिए दे दिया मैंने क्योंकि अगर एक भी गुस्सा आ गया तो हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन को गलत करवा दे। ठीक है, तो इसीलिए अब अगली चीज जो मुझे करनी है उसके लिए मुझे ये लाइन हटानी पड़ेगी क्योंकि अब ये दोनों के लिए होगा। तो अब ये लाइन कुछ ऐसी आएगी। ठीक, तुम्हें यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलो मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, तुम्हें नहीं दिखा तो फिर गलती हो जाएगी। तो इसको चलो इरेज कर देता हूँ। इतना तो तुम समझ गए होगे कि कैसे होता है, लाइट कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सब तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो बस हमें इन दोनों पर ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यानी इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 कर दो तो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी। वो क्या है देखते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 into refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to v2 by v1 into v1 by v2। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, v2 से v2 कट गया, v1 से v1 कट गया। ठीक, तो क्या हो गया 2n1 into 1n2, अरे 2 तो बड़ा बड़ा लिख दिया। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 into रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is equal to 1। ठीक है, अब देखो, अब हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यही रिलेशन और यही पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल। क्यों पता है? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कि ये हेल्पफुल क्यों है। तो चलो अब मान लेते हैं कि तुम्हें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, दो मीडियम दे दिया तुम्हें। ठीक, ग्लास और एयर दो मीडियम दे दिए और कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू कुछ हमें वैल्यू दे दी। ठीक, आप कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें दे दिया गया और कहा गया कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है। तो अब तुम फिर से निकालोगे? नहीं, तुम्हें फिर से नहीं निकालना है और हमें निकालना भी नहीं होता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादातर वेलोसिटी से निकाला जाता है और वेलोसिटी तुम्हें पता ही होती है, तो तुम अब दूसरे की वेलोसिटी फिर करके निकालोगे तो ऐसा नहीं करोगे तुम। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तुम्हें 2 दिया है, तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया है, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 1/2 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ये पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 दिया है, तो कैसे होता है। ठीक, तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर तुम्हें यहाँ 0.5 दिया रहता, यहाँ तुम्हें 0.5 दिया रहता तो यहाँ 1/0.5 हो जाता, यानी ये कट के यहाँ ये और ये तुम्हारा 2 आ जाता। समझ गया? यही होता है। तो यही सब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये तुम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत ही हेल्पफुल होता है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो चलो अब हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं? ज्यादा प्रकार नहीं, दो ही प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अब कितने टाइप्स के होते हैं हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, एक या दो न्यूमेरिकल, उसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लगता है मेरे मार्कर की इंक खत्म हो रही है तो इसे देखते हैं कब तक चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद हमारा दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये REF डॉट लिखा हूं, इसको रिफ्रैक्टिव ही समझना। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये दोनों आखिर क्या होते हैं भाई? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ये दो जो दिए हैं ये क्या होते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मीडियम का किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक मीडियम है ग्लास और तुम्हारे पास एक मीडियम है एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाटर यहाँ पर लिख दो, तुम्हारे पास ये तीन मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये सारे तुम्हारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं। ओए एक मिनट, एयर वाला नहीं, एयर हटाओ, एयर वाला नहीं, ठीक, एयर नहीं, ठीक, एयर नहीं रखना है हमें, सिर्फ हमें ग्लास और वाटर की बात करनी है, तो वाटर, ठीक, ग्लास और वाटर, केरोसिन हो गया तुम्हारा, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, इस तरह के जो होते हैं, मतलब कोई दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम को छोड़कर, किन्हीं दो मीडियम के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और ये दोनों मतलब इन दोनों का, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर ग्लास का एयर के साथ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर का लगभग एक ही होता है, 3 × 10⁸ स्पीड होती है, एयर में एग्जैक्ट 3 नहीं होती, 2.998 होती है, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख देते हैं, ठीक। तो अब भाई तुम भी तो नंबर बढ़ा के बताते हो, अब जैसे तुम्हारा 75.8 आया है, तब तुम उसको 75.8 नहीं बताओगे, तुम उसको 76 बताओगे, 0.8 का थोड़ी ना डिफरेंस माना जाता है यही करते हो ना, यही किया ही जाता है, ठीक, ऐसे ही माना जाता है। तो अब जैसे तुम्हारा ग्लास के साथ एयर हो गया, तो अब जैसे तुम्हारा वाटर के साथ एयर होगा, ठीक, तुम्हारा वाटर के साथ एयर होगा, तो यहाँ पर तुम लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में जो भी होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, एयर या वैक्यूम, तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक। तो इसको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अगर एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैटेगरी में डालते हैं, और अगर कोई दो मीडियम्स के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे जैसे एयर ग्लास, केरोसिन ग्लास और वगैरह वगैरह, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालते हैं, ठीक। तो इतना तक हमने समझ लिया, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस तक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस पढ़ेंगे, शायद वो लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि वहां पे लेंसेस के केसेस बताऊंगा मैं, ये भी लेक्चर लंबा हो ही गया है, तो क्योंकि मैंने इसमें पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म कर दिया है, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे कल के लेक्चर में खत्म करना है, मैं करूंगा। और न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में मैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे तो बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हमारे हल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल्स पर चलो अब हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जो कि तुम अपनी टेक्स्ट बुक में ढूंढ लोगे, और शोभित भैया के नोट्स में भी तुम्हें वो न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो उनकी वो जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर तुम नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी उसमें भी मैं अपनी वो जो क्या कहते हैं उस वाली वीडियो की लिंक दिया था, मैं उसको चेंज कर दूंगा, उनकी नोट्स की वीडियो कर दूं, क्योंकि कल जो कमेंट आया है कि भैया की नोट्स से मैं पढ़ रही हूँ, कोई लड़की है, अब तुम कमेंट मैंने शुरुआत में दिखाया था, तो वहां जाकर तुम फिर से देख सकते हो, कमेंट की थी, ठीक है। तो नाम मैं छुपा दे रहा हूँ, ठीक, नाम नहीं दिखाना चाहिए, ठीक। तो ये कमेंट आया था, तो इस कमेंट को मैंने बहुत ही उससे देखा, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है कि नोट्स तुम्हें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट बेटर और उससे ज्यादा जो भी होता है वैसी नोट्स तुम्हें मिल रही हैं, और मेरा लेक्चर तुम्हें पसंद आ रहा है, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। तो चलो अब देखते हैं हमारा ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम विथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है कि जो लाइट है वो एयर से किसी एक मीडियम में घुसती है, ठीक, लेट्स से वो मीडियम एम है, तो मीडियम एम में जाती है, तो तब क्या लिखा है कि एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू एयर तुम्हारा 2.42 दिया है, ठीक, तुम्हारा 2.42 दिया है, और ये पूछ रहा है कि तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट इन तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸, तो वो हमें पता है, तो हमें कैसे निकालना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू 2 है, तो वो वेलोसिटी ऑफ 2 बाय वेलोसिटी ऑफ 1 होता है, जानते हैं। अब यही चीज यहाँ पुट कर दो यार, सारी चीजें तो पता चल जाएगी ना। देखो कैसे, सबसे पहले
अब इस एक्सप्रेशन को मैं चलो लिखा रहने देता हूँ। हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m विद रिस्पेक्ट टू एयर, m है जो हमने माना है और एक एयर है, ठीक है। ये 2.42 दिया गया है, ठीक, 2.42 दिया गया है। तो ये को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ m इज इक्वल टू 2.42। हमने अभी यही देखा ना, 2 ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। एयर की क्या है 3 × 10⁸ अपॉन Vm इज इक्वल टू 2.42 और अब इसे हो जाएगा यहाँ Vm इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, ठीक है। देख रहे हो कितनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से मैंने इसे किया है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। इसे मुझे पता है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, ठीक है। इसे हम यहाँ सेपरेट कर, चलो मैं इसे यहाँ पर नहीं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अब ये यहाँ पर अब सॉल्व होगा, तो Vm जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, Vm तुम्हारा है 3 × 10⁸ अपॉन 2.42 को हम पॉइंट हटा के यहाँ 100 कर सकते हैं ना, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू 100 अपॉन 242, ठीक है। और अब तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ इंटू, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। सॉल्व करके तुम लोग इसे आंसर निकालना और फिर कमेंट करना कि मुझे क्या आंसर आएगा, ठीक। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मुझे आ नहीं रहा है, ठीक। मैंने इतना काम तुम्हारे लिए कर दिया है, अब तुम इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर करना, ठीक है। फिर देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर एकदम परफेक्ट ले आता है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसे मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ एंड करते हैं। क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि तुम इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम लोग इसे खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ और नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगी मैंने बता दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो। और ठीक है, फिर तब तक वीडियो को शेयर कर देना, सपोर्ट करो यार, क्योंकि तुम लोग सपोर्ट करो तो ये जो तुम्हें क्वालिटी दिख रही है और ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तुम लोग जानते ही हो सपोर्ट करोगे तो क्वालिटी और अच्छी होगी, मैं तुम्हारे लिए और बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। तो ठीक है, जाओ फिर आगे आ दो। थैंक यू एंड बाय बाय।